हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों की जो परीक्षा है, जो एग्जाम है, वो ये आपने बहुत अच्छे ढंग से दिए हैं। अभी हम लोग रिवाइज करेंगे बिजनेस लॉ का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था, जो सेक्शन बी है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। और ये जो टॉपिक्स हैं, दे आर रेलेवेंट फॉर दी बीबीए थर्ड सेमेस्टर। उसी तरह बीकॉम सेमेस्टर सेकंड के लिए भी ये रेलेवेंट है। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर आ चुके हैं। मेरे पास 3 पेपर हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो तीनों के जो है आपको क्विक नोट जो है अवेलेबल हो जाएंगे। तो डिफाइन प्रोविजरी नोट, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए प्रोविजरी नोट, व्हाट इज डिसऑनर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोविजन रिगार्डिंग इट, what is negotiation of an instrument, distinguish between negotiation and assignment, what are the different consumer protection authority constituted under the consumer protection act। अगर आपको मेरा ये एफर्ट के एग्जाम के अंदर आप लोगों की हर तरीके से हेल्प करना अच्छा लगता है, तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप, एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, डिफाइन ए प्रोमिसरी नोट, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए प्रोमिसरी नोट। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से इस पे क्वेश्चन स्पेसिमेन भी आ सकता है, डिफरेंस भी आ सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक का भी आप लोगों ने साथ के साथ कर लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रोमिसरी नोट है उसका मतलब क्या है। उसको सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है डिफाइन करता है। प्रोमिसरी नोट जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज इन राइटिंग, ऑरल नहीं होता, बैंक नोट या करेंसी नोट पे नहीं होता। ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, जो कि मेकर जिसने पैसे देने होते हैं उसके द्वारा साइन किया गया होता है। टू पे ए सर्टन सम ऑफ मनी, कि वो सर्टन सम ऑफ मनी पे करेगा ओनली टू, और दी ऑर्डर ऑफ ए, जो भी जो व्यक्ति है किसी को कहेगा कि इसको पे करना है, टू दी ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन, या बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को पे करेगा। देखो जो प्रोमिसरी नोट है जिसके अंदर मेकर जिसने पैसे देने हैं वो प्रॉमिस करता है, वो अंडरटेकिंग करता है, और ये जो अंडरटेकिंग है बिना किसी शर्त के होनी चाहिए। और यहाँ पे जो अंडरटेकिंग है एक सर्टन डे पे सर्टन सम ऑफ मनी टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को वो पे करेगा। तो प्रोमिसरी नोट के अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक मेकर होता है, एक पेई होता है। मेकर होता है जो प्रोमिसरी नोट लिखता है, पेई होता है जिसको मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट करनी है। तो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए प्रोमिसरी नोट, रिटन फॉर्म में होना चाहिए। राइटिंग जो है कंप्यूटराइज भी हो सकती है, प्रिंट भी हो सकती है, टाइपराइटिंग भी हो सकती है, पेंसिल भी हो सकती है, इंक भी हो सकती है। और यहाँ पे जो अंडरटेकिंग है, जो प्रॉमिस है, दैट शुड बी एक्सप्रेस। सिंपली एक्नॉलेजमेंट या इम्प्लाइड अंडरटेकिंग जो है सफिशिएंट नहीं है, एक्सप्रेस शब्दों में अंडरटेकिंग या एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। और ये जो अंडरटेकिंग है वो बिना किसी शर्त के होनी चाहिए। द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी डेफिनेट एंड विदाउट एनी कंडीशन। आई प्रॉमिस टू पे ₹500 व्हेन कन्वीनियंट, व्हेन आई विल बी एबल, इट इज नॉट ए वैलिड प्रोमिसरी नोट। और ये मेकर के द्वारा साइन होना चाहिए। और इसी तरह ही अगर मेकर अनएजुकेटेड है तो वो थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। मेकर जो है सर्टेन होना चाहिए। और यहाँ पे जो प्रॉमिस है दैट इज टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी। और ये नहीं है कि जितना मेरे से हो पाएगा उतना दे पाऊंगा, भी मतलब ऐसा कुछ अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है कि जो प्रोमिसरी नोट है इसके अंदर जो हमने पे करना है दैट इज ओनली इन मनी, और मस्ट बी इन द लीगल टेंडर ऑफ इंडिया, के जो हमारी लीगल टेंडर जैसे करेंसी रुपया रुपी है तो उसमें पे करना है। और पे जो है सर्टेन होना चाहिए। और यहाँ पे जो प्रोमिसरी नोट है इट शुड बी डिलीवर्ड टू द पे। जो प्रोमिसरी नोट है डिमांड के बेसिस पे भी हो सकता है और आफ्टर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के बाद भी हो सकता है। उसी तरह प्रोमिसरी नोट जो है प्रॉपरली साइन होना चाहिए, प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन जो है, व्हाट इज ए डिसऑनर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिसऑनर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोविजन रिगार्डिंग द नोटिस ऑफ डिसऑनर।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी चैनल के अंदर मेरी वीडियो भी काफी डिटेल के अंदर डली हुई है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है। देखो, डिसऑनर का मतलब होता है मेच्योरिटी डेट पे जब हमारी ऑब्लिगेशन ड्यू होती है तो हम उसको पे नहीं करते, उसको ऑनर नहीं करते। डिसऑनर मीन्स फेलियर टू ऑनर ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन ड्यू डेट, कि चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, चाहे वो प्रोमिसरी नोट है, चाहे वो चेक है, जिस दिन मेच्योरिटी डेट होती है हम उस दिन पेमेंट नहीं करते। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है डिसऑनर हो सकता है आइदर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, जब इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता या इसको पे नहीं किया जाता। देखो, जो चेक और प्रोमिसरी नोट होते हैं इनको एक्सेप्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, तो ये नॉन पेमेंट जब इनका ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं होती तो ये डिसऑनर हो जाते हैं। और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है दोनों वे से डिसऑनर हो सकता है, बाय नॉन एक्सेप्टेंस और बाय नॉन पेमेंट। जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड, द होल्डर जो है जिसको मेच्योरिटी डेट पे डिसऑनर हुआ है तो वो नोटिस ऑफ डिसऑनर जो है सारी पार्टीज को देता है। ऑन द डेट ऑफ द मेच्योरिटी पे जब को पेमेंट नहीं मिलती, जिस व्यक्ति जो प्राइमरीली लाइबल होता है तो उसको हम कह देते हैं कि डिसऑनर हो गया है। तो पार्टी इज नॉट ऑनरिंग द इंस्ट्रूमेंट, तो पार्टी ने हम कहते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिसऑनर कर दिया है। इसका मतलब है कि उसने उसको रिफ्यूज कर दिया है कि मैंने पेमेंट नहीं करनी। तो इसको हम डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं कि जब पेई जो है, जो व्यक्ति प्राइमरीली लायबल होता है उसके पास जाता है और वो उसको भुगतान नहीं करता, तो हम कहते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नॉन पेमेंट और नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से हो सकता है। देखो, नॉन पेमेंट की वजह से प्रोमिसरी नोट, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, पर नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज ही हो सकता है। डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय नॉन एक्सेप्टेंस। देखो, यहाँ पे जो बेसिकली ड्रॉई है, अगर वो उसको 48 आवर्स के अंदर एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि नॉन एक्सेप्टेंस सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज की होती है, तो 91 के अंदर इसकी प्रोविजन। जो ड्रॉई है वो फिक्टिशियस पर्सन है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ड्रॉई जो है इनकम्पिटेंट पर्सन है, या उसने उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया है बट वहां पे अपनी कंडीशंस लगा दी है। ड्रॉई जो है इंसॉल्वेंट है या डेड है। और जो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड है वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और इसी तरह वियर वन और सम ऑफ द सेवरल ड्रॉई नॉट बीइंग पार्टनर मेक्स डिफॉल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑन बीइंग ड्यूली रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो डिसऑनर हो गया है ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। सेक्शन 92 हमें बताता है कि प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक जो है वो इस वजह से डिसऑनर होते हैं क्योंकि उनकी पेमेंट नहीं होती। सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट की वजह से हो सकता है। प्रोमिसरी नोट और चेक जो होता है हमेशा नॉन पेमेंट की वजह से डिसऑनर होते हैं। When the maker of the note या acceptor of the bill or drawee of the check makes default in payment upon being duly required to pay, कि जब उनको कहा जाता है पेमेंट करने के लिए, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज और जो प्रोमिसरी नोट है, जब ड्यू डेट पे इनकी पेमेंट नहीं होती, और चेक के केस में जब बैंक को कहा जाता है बैंक से पैसे निकलवाने हैं तो वहां पे बैंक जो है उसको ऑनर नहीं करता, तो हम कहते हैं कि डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट सेक्शन 92 along with सेक्शन 76। देखो, यहाँ पे मैं सेक्शन बोल रही हूँ बट आप लोगों के लिए सेक्शन याद करना कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि बीबीए बीकॉम के लेवल पे हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते। बिल जो है आफ्टर एक्सेप्टेड हैज टू बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन द डेट ऑफ इट्स मेच्योरिटी। देखो, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है एक्सेप्टेंस के बाद इसको हमने पेमेंट के लिए जब भी इसकी डेट ऑफ मेच्योरिटी है तो वहां पे हमने प्रेजेंट करना है। अगर जो एक्सेप्टर है वो पेमेंट नहीं करता जब ड्यू है, तो हम कहते हैं कि बिल इज डिसऑनर्ड व नॉन पेमेंट, को उसका भुगतान नहीं हुआ मेच्योरिटी डेट पे। प्रोविजरी नोट पे होता है कि जब मेकर जो है ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करता तो हम कहते हैं कि प्रोविजरी नोट डिसऑनर हो गया है। चेक जो है डिसऑनर्ड आइदर बाय द नॉन पेमेंट एज सून एज द बैंकर रिफ्यूजेस टू पे, कि जब हम चेक जो है बैंक के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो बैंक रिफ्यूज कर देता है, तो हम कहते हैं कि बैंक ने हमारा चेक डिसऑनर कर दिया है। इफेक्ट ऑफ डिसऑनर जो है जिसको हम सेक्शन 93 के अंदर स्टडी करते हैं,
यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड, जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नॉन एक्सेप्टेंस या नॉन पेमेंट की वजह से डिसऑनर होता है तो हम अदर पार्टी जो है उसको लाइबिलिटी के साथ चार्ज कर सकते हैं। अगर डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस है तो अदर पार्टी का मतलब होता है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड या एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। अगर डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट है तो अदर पार्टी मींस ड्रॉअर एंड ऑल इंडोर्सर। नोटिस ऑफ डिसऑनर जिसको सेक्शन 93 डील करता है, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफ द फैक्ट ऑफ द डिसऑनर के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है डिसऑनर हो गया है। तो ये जो नोटिस ऑफ डिसऑनर है दैट हैज टू बी गिवन इन द रीजनेबल टाइम पीरियड। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कुछ जो नोटिस ऑफ डिसऑनर है वो इंडिकेट करता है, पार्टीज को बताता है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट था वो ब्रोकन है, एज ए श्योरिटी जो है ही इज लायबल टू पे दी अमाउंट ऑन इट। और उसी तरह हम देखते हैं कि नोटिस कौन दे सकता है, जिसको सेक्शन 93 डील करता है, होल्डर दे सकता है या पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट जो लायबल है, और ऐसी कोई भी उसका एजेंट जो ऑथराइज्ड एजेंट है वो भी नोटिस ऑफ डिसऑनर दे सकता है। और उसी तरह ईच पार्टी जब नोटिस ऑफ डिसऑनर रिसीव करती है तो वो दूसरी पार्टी जो प्रायर पार्टी को लायबल ठहराने के लिए उसको भी नोटिस भेजेगी विद इन द रीजनेबल टाइम पीरियड। देखो यहाँ पे क्या है कि जो नोटिस ऑफ डिसऑनर देना है तो या तो हम जिस पार्टी को दे रहे हैं उसका बिजनेस प्लेस, अगर बिजनेस प्लेस नहीं है तो रेजिडेंस पे देना है और विद इन रीजनेबल टाइम पीरियड। नोटिस ऑफ डिसऑनर जो है वहां पे हमें मेकर या एक्सेप्टर या ड्रॉई जो प्रिंसिपल डेटर्स होते हैं उनको नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती। नोटिस ऑफ डिसऑनर मे बी गिवन टू द इंडोर्सर, मे बी गिवन टू द ऑथराइज्ड एजेंट, और अगर ऐसे व्यक्ति जिसको हम नोटिस देना है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। जैसे ए ने बिल जो है बी को इंडोर्स किया, बी जो है आगे सी को इंडोर्स करता है, सी डी को करता है, डी ई को करता है। और जो एक्सेप्टर है उस सिचुएशन के अंदर एक्स है जिसने पेमेंट करनी है, ई जो है एक्स को अप्रोच करता है जो कि एक्सेप्टर है बट वो पेमेंट नहीं करता। ई जो है वो सारे ए बी सी डी को जो है प्रायर पार्टी जो है उनको नोटिस देगा, उनको बताएगा कि जो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज की जो पेमेंट होनी थी वो नहीं हुई। मोड ऑफ नोटिस जिसको सेक्शन 94 डील करता है, यहाँ पे जो नोटिस है दैट हैज टू बी गिवन विद इन रीजनेबल टाइम। प्लेस ऑफ द बिजनेस, अगर पार्टी का प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो रेजिडेंस। नोटिस ऑफ डिसऑनर ऑरल भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, पार्टली ऑरल भी हो सकता है और पार्टली रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। तो नो स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ड्स नेसेसरी, सिंपली यहाँ पे जो नोटिस है वो इंडिकेट करता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है या जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो गया। तो रिटन नोटिस मे बी सेंड बाय द पोस्ट, इट मे बी एनी फॉर्म बट द पर्पस जो होता है पार्टी को इन्फॉर्म करना होता है। टाइम लिमिट जो है जिसको सेक्शन 105 एंड 106 डील करता है कि रीजनेबल टाइम, तो यहाँ पे ये चीजें कंसिडर की जाती हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और यूजुअल कोर्स ऑफ डीलिंग विद रिस्पेक्ट टू सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, पार्टीज के बीच में डिस्टेंस कितना है, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन है, पब्लिक हॉलीडे जो होती है उनको हम एक्सक्लूड करते हैं। इफेक्ट ऑफ ओमिशन टू गिव नोटिस ऑफ डिसऑनर, अगर जो है पार्टी देना भूल जाती है, if there is a omission in giving notice to any of the party within reasonable time, जिस पार्टी को नोटिस देना जरूरी था अगर वो नहीं दे पाते, that party is discharged from liability, अब वो लाइबल नहीं है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो प्रायर पार्टीज हैं उनको नोटिस देना जरूरी होता है ताकि उनको लाइबल ठहराया जा सके, या किसी ग्राउंड के अंदर जो है ये जो नोटिस होता है वो एक्सक्यूज होता है, नहीं देना जरूरी होता है। तो नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नॉट नेसेसरी जिसको सेक्शन 98 डील करता है। यहाँ पे एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली वेव दी सेम, जहाँ पे ड्रायर को चार्ज करने के लिए जो होल्डर है उसने पेमेंट को मना किया है कि पेमेंट नहीं करनी। और यहाँ पे क्या है कि अगर नोटिस नहीं दिया गया तो कोई डैमेज सफर नहीं होगा। अगर ड्रॉयर और एक्सेप्टर सेम है या अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस है, जिस पार्टी को नोटिस देना है अगर ड्यू सर्च के बाद भी हम उसको ट्रेस आउट नहीं कर सकते, प्रोमिसरी नोट जो नेगोशिएबल है तो वहां पे भी डिसऑनर का नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती। व्हेन द पार्टी इज एंटाइटल्ड टू द नोटिस नोइंग द फैक्ट प्रॉमिस अनकंडीशनल टू द पे द अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि उसको नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।
तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज नेगोशिएशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसका जो सिग्निफिकेंट और एसेंशियल फीचर होता है कि उसको बड़ी आसानी के साथ हम ट्रांसफर कर सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को दो वे से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। नेगोशिएशन ही लॉ जो है इसको एक्सेप्ट करता है, या बाय असाइनमेंट। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं नेगोशिएशन का मतलब। तो नेगोशिएशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच थर्ड पार्टी जो होती है उसको इंस्ट्रूमेंट का होल्डर बनाया जाता है, ताकि वो इंस्ट्रूमेंट उसकी कस्टडी में चला जाए और वो जितना अमाउंट उसके अंदर ड्यू है वो अपने नाम से वो रिकवर कर सकता है। तो नेगोशिएशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच ए थर्ड पार्टी इज कॉन्स्टिट्यूटेड द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सो एज टू एंटाइटल हिम द पोजीशन ऑफ द सेम एंड टू रिसीव द अमाउंट ड्यू देयर ऑन इन हिज ओन नेम। सेक्शन 14 डील करता है। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक जो है, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करती है कि जिसको ट्रांसफर किया है वो उसका होल्डर बन जाए, तो हम कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो है दैट इज नेगोशिएटेड। तो मोड ऑफ नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, जिसको सेक्शन 47 डील करता है। नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट, डिलीवरी का मतलब होता है कि जब हम उसको हैंड ओवर कर देते हैं। नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी का मतलब होता है कि जहां पे हम प्रॉपरली साइन करते हैं फिर उसके बाद उसको डिलीवर करते हैं। तो नेगोशिएट कौन कर सकता है? मेकर कर सकता है, ड्रॉयर कर सकता है, पे कर सकता है, एंडोर्सी कर सकता है। तो नेगोशिएशन का जो इम्पैक्ट होता है, जो इफेक्ट होता है कि ऑनरशिप जो है वो जब नेगोशिएट किया जाता है तो दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाती है। और होल्डर जिसने वो गुड वैल्यू के अंदर जो है वैल्यू देके इसको रिसीव किया है, तो अगर कोई डिफेक्ट भी है तो भी वो डिफेक्ट क्योर हो जाता है, सिवाय फॉर्जरी। फॉर्जरी होते हैं जहाँ पे फ्रॉड या चीटिंग के द्वारा है, तो वहां पे वो अगर डिफेक्टिव टाइटल है तो डिफेक्टिव टाइटल ही रहेगा। असाइनमेंट जो होती है वो जब हम डेट जो है किसी को असाइन करते हैं। देखो, नेगोशिएशन के अंदर एक बार ओनली डिलीवरी विद और विदाउट इंडोर्समेंट। असाइनमेंट के अंदर क्या होता है कि सेपरेट रिटन डॉक्यूमेंट जैसे ट्रांसफर डीड जो है ट्रांसफरर साइन करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नो नीड टू गिव एनी नोटिस ऑफ दी। जब हम नेगोशिएट करते हैं दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करते हैं तो डेटर को बताने की, नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती। और यहाँ पे जो नोटिस टू बी गिवन बाय द डेटर बाय द असाइनी इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टाइटल। नेगोशिएशन के केस में कंसिडरेशन हमेशा प्रिज्यूम की जाती है, पर यहाँ पे असाइनी जो है प्रूव करता है। नेगोशिएशन में वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है, बेटर टाइटल लेता है अगर उसने वैल्यू दे के लिया है। असाइनमेंट के अंदर क्या है कि अगर ट्रांसफर का टाइटल डिफेक्टिव है तो असाइनी का टाइटल भी डिफेक्टिव रहेगा। नेगोशिएशन के केस में जो होल्डर है वो थर्ड पार्टी को अपने नाम से स्यू कर सकता है, और यहाँ पे वो जो असाइनी है थर्ड पार्टी को अपने नाम से स्यू नहीं कर सकता। इसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो यहाँ पे मैंने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया है, तो उसका फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है मैं डालूं, मतलब उसका वीडियो डालूंगी। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल जो एजेंसीज हैं तीन है, थ्री टायर सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है। तो वेरी ब्रीफली वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेट करती है, और किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो भी सेट कर सकती है। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन होता है उसका एक प्रेसिडेंट होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट जो है नियुक्त करती है, और उसके दो अदर मेंबर्स भी होते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो रिटायर्ड या वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है। देखो, यहाँ पे जो कंप्लेंट्स हमने डालनी है गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ₹1 करोड़ और लेस की। तो ये यहाँ पे हम जो कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर, एजेंसी जो है लेबोरेटरी के अंदर गुड्स टेस्टिंग के लिए भेजती है अगर रिक्वायर्ड है, तो वहां पर डिसीजन फैक्ट और रिपोर्ट के बेसिस पे देती है। अगर पार्टी जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जो डिसीजन है उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो स्टेट कमीशन को विद इन 45 डेज जो है अपील कर सकती है। स्टेट कमीशन जो है कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट एंड टू अदर मेंबर। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो रिटायर्ड या वर्किंग जज ऑफ हाई कोर्ट होता है। और यहाँ पे जो हमने कंप्लेंट्स स्टेट कमीशन को जाती है
दैट इज जो कंप्लेंट्स होती है मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़। और इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होते वो स्टेट कमीशन को अपील कर सकते हैं। जब स्टेट कमीशन कंप्लीट रिसीव करती है और अगर उनको लगता है तो वो पार्टी को कांटेक्ट भी करती है और गुड्स टेस्टिंग के लिए भी भेजती है अगर नेसेसरी है। अगर स्टेट कमीशन के डिसीजन से भी पार्टी डिससेटिस्फाइड है तो वो नेशनल कमीशन को विद इन 30 डेज जो है अपील कर सकती है, लेकिन उसको फाइन मनी का 50% जो है डिपॉजिट करवाना पड़ता है। नेशनल कमीशन जो है कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 4 अदर मेंबर्स। जो प्रेसिडेंट है दैट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे जो कंप्लेंट्स होती हैं रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ रुपीज मोर देन 10 करोड़, तो यहाँ पे जब नेशनल कमीशन जो है कंप्लेंट रिसीव करता है तो वो पार्टी को कांटेक्ट करता है। देखो जो नेशनल कमीशन है इसके पास स्टेट कमीशन के अगेंस्ट भी अपील आती है, और अगर गुड्स को जरूरी समझता है तो लेबोरेटरी के अंदर भी भेजा जाता है। और नेशनल कमीशन के डिसीजन से अगर पार्टी डिससेटिस्फाइड है तो वो सुप्रीम कोर्ट को विद इन 30 डेज अपील कर सकती है और फाइन मनी का जो है 50% उसको डिपॉजिट करवाना पड़ता है।